जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने साथियों का, सभी प्यारे साथियों का और मेरे सैनियों का आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में मैं आत्मा सिंह आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जोरदार तरीके से। बाबू आ जाइए, सभी लोग आ जाइए बेहतरीन तरीके से। आज जबरदस्त क्लास होने वाली मेरे बच्चे, याद रखिएगा जो ये द्वितीय क्रिया है, प्राथमिक क्रिया में आपको पढ़ा चुका हूं। आप लोग यूट्यूब पे जाकर के और बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में आप देख सकते हैं, उस चैनल को देख सकते हैं। उस चैनल में सारी ये वीडियोस पढ़ी हैं प्राथमिक क्रियाएं वाली। उसके बाद आज मैं सेकेंडरी आपको पढ़ाने वाला हूं, द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मान लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी चीज का फाउंडेशन हुआ है तो उसमें इमारत तो खड़ी होगी और वह इमारत खड़ी होने का जो कार्य है वो द्वितीय क्रियाओं में होता है। समझ गए? फाउंडेशन अगर बना है तो इमारत उसमें बनेगी, इमारत खड़ी होगी। नींव डाली गई है तो इमारत बनेगी जरूर। वही चीज यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। तो आप लोग रेडी है ना? एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और अगर आप नए हैं चैनल में तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और पता है, अवसर आए और अगर चूक गए तो वो चूका हुआ जो पहलवान होता है ना, वो जीवन पर्यंत चूकता रह जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कर देना। क्योंकि जो हमारा ये उद्देश्य है ना, हमारे विद्याकुल परिवार का जो एक उद्देश्य है क्या, कि हर एक घर में उजाला करना है, हर एक व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाना है। उस गरीब परिवार, उस गरीब मां बाप के भी आंखों की रोशनी को हमें तैयार करना है। जो उसका बच्चा है उसको उस लायक बनाना है, ताकि समाज में वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, हमारा नाम रोशन कर सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। ओके, तो स्टार्ट नाउ। सेकेंडरी द्वितीय क्रियाएं देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्वितीय क्रियाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही आएगा, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से जो कच्चा माल हमको मिलता है, नेचुरल, जैसे कच्चा माल की बात करता हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे खनन से हो, चाहे वो मत्स्य से हो, चाहे पशुपालन से हो, चाहे जहां से भी हो, अगर वो प्राथमिक क्रियाओं से आया है तो निश्चित रूप से द्वितीय क्रियाओं के पास उसको और मॉडिफिकेशन किया जाता है। उसी को हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। उसमें और स्किल लगा करके, मतलब उसको और मॉडिफाई करने के लिए कुशल श्रमिकों को नियुक्त करके, कुशल लोगों को नियुक्त करके उसको और नया रूप देना, आकार देना ही आपका क्या कहलाता है? द्वितीय क्रियाएं कहलाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताता हूं, छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा उदाहरण लेके बताता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसा मैं आपको बताऊं, दूध है, दूध। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, गाय से दूध निकाला, ठीक है। अब उस दूध को अपने अपने नजरिए होते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग उसको गर्म करके पी जाते हैं, कुछ लोग उसको गर्म करते हैं, उसकी मलाई निकालते हैं, मलाई से फिर इसके बाद दही बनाते हैं, दही से घी बनाते हैं, इस तरह से करते हैं। कुछ लोग होते हैं उसी दूध से पनीर बनाते हैं या खोया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। तो जो ये मिठाई बनाना, खोया बनाना, ये जो आगे की प्रक्रिया है, ये सारी की सारी द्वितीय क्रियाएं है। प्राथमिक क्रिया क्या हो गई? दूध को निकालना या दूध, वो प्राथमिक क्रिया हो गई। बात समझ में है? आधारभूत होता है किसी भी उद्योग के लिए, वो आधारभूत है। आधारभूत उद्योग के रूप में जाना जाता है प्राथमिक क्रियाओं को। बात क्लियर एकदम? भाई जैसे ईंट है, ईंट बनी, मकान बनेगा, तो ईंट कहां से बनी? तो ईंट तो मिट्टी से बनी। मिट्टी क्या हो गया? उसके लिए आधारभूत हो गया और वो प्राथमिक क्रियाएं हो गई। बात क्लियर है? हर कोई ईंट नहीं बना सकता, उसमें भी कला चाहिए। तो जो ये कला होती है, इसी को तो स्किल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना? चलो आगे आके सीखते हैं। दिया है प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब व्यक्ति, है ना, क्या कहते हैं, मनुष्य
कौशल ज्ञान एवं श्रम लगाकर, कौशल ज्ञान और श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। क्या दिया गया, क्या क्या लगाकर? जब प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल, मैंने क्या कहा, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल है, सपोज दैट मैंने कहा जैसे कृषि से प्राप्त हो गया, नेचुरल तरीके से, खनन हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आता है। मत्स्य हो गया, या इसके बाद आप देखते हैं पशुपालन हो गया, ये सारी के सारे जो क्रियाएं हैं इसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब मनुष्य, हम आप सब लोग उसमें और स्किल मतलब और कुशलता के साथ उसको और मॉडिफाई करते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, गेहूं उत्पादित किया हम लोगों ने, हम आप सब लोगों ने गेहूं उत्पादित किया। गेहूं उत्पादित करने के बाद सीधे हम गेहूं को खा नहीं जाते हैं, खा जाते हैं क्या? नहीं ना। फिर उसको बेचते हैं जाकर के सेकेंडरी के रूप में। कहां पर? छोटा नन्हा सा उद्योग होता है जिसको हम सेकेंडरी कह सकते हैं। वो होता है, छोटी सी मशीन लगी होती है, उस मशीन को आटा चक्की कहते हैं। वहां पर जाकर के उस गेहूं को पीसा जाता है। पीस करके वो जब निकलता है तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, और गुणवत्ता में वृद्धि करना, उसकी क्वालिटी में वृद्धि करना, है ना, यही तो द्वितीय क्रियाएं हैं। कौशल ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, इसे ही द्वितीय क्रिया कहा जाता है। बात क्लियर है? द्वितीय क्रिया बताइएगा भाई। ऐसे समझ लो कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जो प्रकृति से हमें प्रदत्त होता है, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है कच्चे माल के रूप में, उसी कच्चे माल को अपना श्रम और अपनी स्किल लगा करके, मतलब अपनी कौशल शक्ति लगा करके उसको और मॉडिफाई कर देना और बेहतर बना देना ही द्वितीय क्रिया कहलाती है। समझ गए आप लोग? अब तो बुझा गया होगा। चलिए आगे चले, देखिएगा आगे एक शब्द है विनिर्माण। क्या दिया है? विनिर्माण क्या होता है? अब इसको आप लोग देखेंगे विनिर्माण को, कि विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है, जैसे हस्तशिल्प से लेकर लोहे या इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, है ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, या सभी प्रकार के उत्पादों में विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि हाथ से छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर के, निर्मित किए जाने से लेकर के बड़ा से बड़ा वायुयान या अंतरिक्ष विमान बनाने तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी सेकेंडरी क्रियाएं होती हैं। सपोज दैट मैं आपको समझाने वाला हूं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? देखिए, चलिए इसको मैं समझाता हूं। देखो, जैसा यहां पर ये खेत है, खेत में गन्ना है, ठीक है? अब इस गन्ने को यहां पर चीनी मिल है, चीनी मिल है। अब इस गन्ने को हम कहां ले जाएंगे? चीनी मिल तक ले जाएंगे। अब चीनी मिल में क्या होगा? यहां पर श्रमिक होंगे सर, वो भी जो श्रमिक होंगे वो कौशल युक्त हो सकते हैं, कौशल प्राप्त होंगे, ठीक ना भी होंगे तो भी काम करेंगे। अब यहां से गन्ना को ले जाया गया चीनी मिल में, और श्रमिक और कौशल उनका मिलकर के यहां पर चीनी का निर्माण किया। क्या किया? चीनी का निर्माण नहीं, चीनी का विनिर्माण हुआ। समझे? विनिर्माण हुआ, ठीक है भाई। यहां पर तो गन्ना का फाउंडेशन, और गन्ना क्या हो गया? आधारभूत उद्योग हो गया। इसके लिए आधारभूत उद्योग। भाई चीनी बनने के लिए आधार कौन है? बताओ, चीनी बनने के लिए आधार कौन है? आधारभूत उद्योग आपका हो गया कौन सा?
तो आप कहेंगे सर वो तो गन्ना हो गया। और यहां से ये गया किसमें से? ट्रांसपोर्टेशन से गया, परिवहन के माध्यम से गया। और मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, आगे इसके बाद तृतीयक क्रियाओं में पढ़ेंगे हम परिवहन को। यह होता है तृतीयक सेक्टर। इसे क्या कहेंगे? तृतीयक क्रियाएं कहेंगे। जो परिवहन है इसको हम बोलेंगे तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, यह प्राथमिक क्रिया है, तृतीयक। और यहां पर जो ये कार्य हो रहा है, चीनी बन रही है, इसे हम कहेंगे द्वितीयक क्रियाएं। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से आप इस्पात में देखिए, अब लोहे को प्राप्त करने के लिए पहले खनन होगा। खनन हुआ। अब जब ये खनन हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तो इसके लिए आधारभूत हो गया। आधारभूत। फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन किया गया, परिवहन के माध्यम से ले जाया गया। कहां पर ले गए? ले गए यहां पर खुली भट्ठी में। खुली भट्ठी में ले गए, या इसी को ले गए हम विद्युत भट्ठी में। किस लिए भाई? ताकि हम इसमें से इस्पात को निकाल सकें। और यह क्रिया क्या हो जाएगी? द्वितीयक हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे बात समझ में आई? द्वितीयक हो जाएगी। यह हो जाएगी, जो इससे प्राप्त होगा इसे कहेंगे इस्पात। और यह इस्पात क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। समझ गए? और ये जो बीच में जिसमें से चाहे वो रेलवे से जाए, चाहे ये ट्रक से जाए, ये परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ये हो जाएगा प्राथमिक, सॉरी तृतीयक। तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्राथमिक। अब मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आ गई ना बच्चों? आ गई ना? बोले यस सर, आ गई। अब आगे देखो, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है, चाहे वो हस्तशिल्प से लेकर, चाहे वो कुटीर उद्योग से लेकर, ऐसे समझ लेना, चाहे कुटीर उद्योग से लेकर। अब चाहे पता चलता है शिल्पकारी हो गई, या तो इसके बाद आप चित्रकारी देखते हैं, या तो लोगों को द्वारा देखते हैं कालीन का निर्माण करना, तो ये सब सेकेंडरी होता है। अब जैसे टोकरी का बनाना, अब टोकरी का बनाना क्या हो जाएगा? वो भी हस्तशिल्प तो है ना? कपड़े की सिलाई करना, वो भी तो हस्तशिल्प है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब का सब हो जाएगा द्वितीय क्रिया है। लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान बनाना, मतलब मैंने क्या कहा कि छोटा सा छोटा सेकेंडरी काम और बड़ा से बड़ा चाहे अंतरिक्ष यान बना दो आप, सभी सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, सभी उद्योगों की जो जननी कही जाती है, सभी उद्योगों की जो जननी कही जाती है, वो कहा जाता है इस्पात उद्योग को, लोहा उद्योग को। समझ गए? सभी उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? इस्पात उद्योग को कहा जाता है। ये बात आपको बुझा गया? नहीं बुझा गई? चले तो एक बार सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिए मेरे बाबू, एक बार सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और जो मित्र मेरे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए। इस प्रकार के उत्पादन को हम विनिर्माण कहते हैं। निर्माण और विनिर्माण में यही अंतर है, निर्माण प्राथमिक होता है और विनिर्माण द्वितीयक होता है। बाबू याद रहेगा? याद रहेगा ना? कमेंट करके बताओ यस सर याद रहेगा। निर्माण क्या होता है? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। विनिर्माण क्या होता है? उसको और मॉडिफाई किया गया किसी वस्तु को, तो वो विनिर्माण होता है। उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी क्रिया, द्वितीयक क्रिया। ठीक है, चलिएगा आगे। उद्योगों का वर्गीकरण। अब देखिए उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। आकार के आधार पर, सबसे पहले आकार के आधार पर यहां पर उद्योग 3 प्रकार के बताए गया। जैसे बताया गया कुटीर उद्योग। सबसे पहले आप देखेंगे कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग नंबर 1 है ना। अब कुटीर उद्योग को आकार के आधार पर आप देख रहे हैं, कुटीर उद्योग जो होता है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा
अपनी आजीविका चलाने के लिए, क्या? अपनी आजीविका चलाने के लिए जो घरेलू वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पर श्रमिक ज्यादा लगे होते हैं, घर के लोग ज्यादा लगे होते हैं, श्रमिक ज्यादा होते हैं, इसमें कौशल की कोई बहुत जरूरत नहीं होती है, स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, याद रखना। इसमें पूंजी भी कम लगती है, ठीक है, क्योंकि घर के सभी लोग काम करते हैं। कई बार क्या होता है, इस तरह के जो कुटीर उद्योग, जैसे मैंने कहा बांस के से टोकरी का निर्माण करना, हाथ से बुनाई करना, या तीली माचिस की तीली बनाना, बीड़ी उद्योग होता है, बीड़ी बनाना घर में, है ना। इस तरह के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, कालीन का निर्माण करना, घर में ही कालीन बनाते हैं लोग, है ना, चटाई बनाना, दरी बनाना, ये सब क्या है, सब ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत है। अच्छा, इसका बहुत ज्यादा तो मार्केट में नहीं होता, लेकिन ये अपने पास के ही मार्केट में जाकर के, आसपास के मार्केट, जैसे कुम्हार के द्वारा घड़े का निर्माण करना, अपने पास के ही मार्केट में जाकर के उसको वहां पर अब बेचते हैं और उससे प्राप्त होता है जो धन, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। कई बार ये ऐसे भी होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कई बार ये ऐसे भी होते हैं, कैसे कि आप मान लीजिएगा कि ये वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं की जो मांग होती है ना बाबू, उन वस्तुओं की मांग फॉरेन में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। कई बार जो गांव के बड़े लोग होते हैं, इस तरह के एक हाता के अंदर एक बड़ा सा प्लांट होता है उनका गांव में ही, और वहां पर इस तरह के कुटीर उद्योग छोटे छोटे स्टार्ट कर देते हैं, वो पैसा लगाते हैं और गांव के ही लोग वहां पर काम करते हैं। इसको भी हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही रखते हैं। तो समझ गए आप लोग कि कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, छोटे पैमाने के उद्योग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बात भी हमको देखना होगा, समझना होगा। छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं समझाना चाहूंगा यहां पर। छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग में आप सबसे पहले सर्वप्रथम देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, छोटी छोटी मशीनें लगी होंगी, छोटी छोटी मशीनें होंगी, गांव में होंगी या गांव के आसपास होंगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ज्यादा कुशल श्रमिक नहीं होते, ज्यादा कुशल श्रमिक नहीं होते, और यहां पर पूंजी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होती, पूंजी भी ज्यादा नहीं लगती है, पूंजी भी ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। और अगर यहीं पर बड़े पैमाने के उद्योग की बात कर दूं मैं, थोड़ा सा बड़े पैमाने का उद्योग, मैं उदाहरण भी बताता हूं, आप परेशान होना। बड़े पैमाने का उद्योग, अब देखो यहां पर बच्चे, है ना, छोटे पैमाने के उद्योग में मैंने जैसे कहा आटा चक्की हो गया। अब ये देखो उद्योग तो लगा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना ज्यादा इसमें कुशल श्रमिक की जरूरत है, ज्यादा कुशल श्रमिक नहीं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, पूंजी ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन जब बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, इनके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यह उद्योग जहां पर होगा, यह उद्योग
जहां पर होगा, जहां पर होगा, जहां पर होगा, या उद्योग जहां पर होगा, जहां पर इसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए। अब समझना, इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में इसका ज्यादा खर्च होता होगा। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, या उद्योग जहां पर होगा जहां पर इसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, पहली बात। और इसका मतलब कि जहां पर कचरा मटेरियल ज्यादा होगा वहीं पर ये बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री होती है। जैसे मैं अभी बताऊं, यहां पर मैंने आटा चक्की बोला और यहां पर मैं बोल दूं आटा मिल, है ना, आटा मिल। यहां पर श्रमिकों की कम जरूरत होती है, यहां पर श्रमिकों की कम जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर मशीनों से ज्यादा काम होता है। क्या? श्रमिकों की कम जरूरत होती है, श्रमिकों की कम जरूरत होती है। और जो भी होते हैं, जो भी श्रमिक होंगे यहां पर, है ना, बड़े उद्योग में जो भी श्रमिक होंगे, जो भी श्रमिक होंगे वह कौशल युक्त होंगे। मतलब स्किल से भरे होंगे, कौशल युक्त होंगे। मतलब कुछ लोग ही होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें पूंजी अधिक लगती है, इसमें पूंजी अधिक लगती है। अच्छा, ये बताओ कि कच्चा माल जहां होगा वहीं पर इसको क्यों स्थापित किया जाता है? इसको स्थापित किए जाने का पीछे रीजन है कि अगर कच्चे माल के पास इसको स्थापित नहीं किया जाएगा तो इसका परिवहन में खर्च अधिक होता है। परिवहन में खर्च अधिक होता है। ठीक है, चलिए, तो इन बातों को याद रखना। जो भी श्रमिक होंगे वो कौशल युक्त होंगे, इसमें पूंजी अधिक लगती है और परिवहन में खर्च अधिक होता है। इन बातों को आप समझिएगा, है ना। या उद्योग जहां पर होगा जहां पर इसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे आटा मिल, श्रमिकों की कम जरूरत होती है और जो भी श्रमिक होते हैं वो कौशल युक्त होते हैं। यहां पर ज्यादा कुशल श्रमिक की जरूरत नहीं होती, पूंजी ज्यादा नहीं लगती। जैसे आटा चक्की, छोटे छोटे मशीन लगी होती हैं यहां पर। ठीक है जी, बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं। कच्चे माल के आधार पर, अब देखो यहां पर कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण की बात करता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, नोट। कृषि आधारित, खनिज आधारित कच्चा माल, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, रसायन आधारित, पशु आधारित, वन आधारित। ठीक है, अब देखो यहां पर इनके आधार पर कैसे, मतलब किसके आधार पर? आधार क्या है? कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर कैसे होता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं कृषि की बात करूं, सबसे पहले कृषि आधारित, ध्यान देना, कृषि आधारित, पहले आप इसको समझने का प्रयास करना। कृषि आधारित, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखना, जैसे मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा गेहूं कृषि है ना, है कि नहीं कृषि? दूसरा मैंने कहा गन्ना कृषि है। तीसरा मैंने कहा जूट कृषि है ना। इसी तरह से जैसे मैंने कहा चाय उद्योग हो गया, कॉफी उद्योग हो गया, रबर उद्योग हो गया, ये सब क्या है? सब के सब ये क्या है? ये कृषि आधारित है। अब इनके आधार पर जो भी उद्योग स्थापित होते हैं उन्हें कृषि कारखाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृषि कारखाना।
अब जैसे गेहूं के आधार पर मैं कहूं तो केवल आटा चक्की नहीं होती, आटा चक्की तो बनेगी ही बनेगी। यहां पर ध्यान देना इस बात को, आटा चक्की, गेहूं आएगा, आटा चक्की होगा। फिर इसके बाद इसको और मॉडिफाई करके जैसे बिस्किट का बनाना, बिस्कुट बनता है। फिर इसके बाद आटा से और कई सारी वस्तुएं बनती हैं, ब्रेड बनता है ना। इस तरह की जो भी वस्तुएं बनती हैं ये सब क्या हो जाती है, कृषि कारखाने या कृषि आधारित हो जाती हैं। इसके बाद गन्ना, गन्ना से हम देखते हैं चीनी बनाते हैं। गन्ना से क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। ठीक है, चीनी उद्योग भी क्या हो गया, कच्चे माल पर कृषि आधारित हो गया। चाय उद्योग हो गया, कॉफी उद्योग, रबड़ उद्योग, जितने भी ये उद्योग होते हैं, जूट उद्योग, ये सब के सब क्या हो जाते हैं जी, कृषि आधारित हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कच्चा माल जो इनको मिलेगा, जिन कारखानों में कृषि से उत्पादित कच्चा माल जाता है, उसे ही हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद, इसके जस्ट बाद आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी बात यहां पर समझने का प्रयास करना, खनिज आधारित। अब देखिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खनिज आधारित उद्योग। फिर इसके बाद धात्विक खनिज आधारित, फिर अधात्विक, रसायन, और इसके बाद पशु आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पशु आधारित। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इनको भी बताता हूं, पहले इनको बता दूं जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है, पशु और वन, है ना, फिर इनको लेके चलता हूं मैं। चलो पहले पशु आधारित बताता हूं। जैसे पशुपालन होता है, पशुपालन दो प्रकार से होता है। पशुपालन दो प्रकार का होता है। एक तो लोग पशुओं का पालन साधारणतया करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, वाणिज्यिक पशुपालन करते हैं। दो प्रकार से होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, पशुओं का पालन यहां पर किया जाता है, इसमें गाय भैंस बकरी बकरी जितना है सब कुछ आ जाता है, इससे दूध मिलता है, मांस मिलता है, सब कुछ है ना। लेकिन जब वाणिज्यिक, जो इसका मेन है, वाणिज्यिक पे आते हैं तो पता चलता है कि मांस के लिए, मांस उद्योग के लिए इसको पाला गया है, मांस उद्योग के लिए, या इसे चमड़ा उद्योग के लिए पाला गया है, या इसे दूध उद्योग के लिए पाला गया है ना। ये किसके लिए उद्योग, कौन से उद्योग के लिए पाला गया है इसको, ये मायने रखता है ना, कौन सा उद्योग के लिए पाला गया है। अब पता चलता है, या ऊन उद्योग के लिए पाला गया है, ऊन उद्योग। अगर मेरे प्यारे बच्चे वाणिज्यिक पशुपालन में हम देखते हैं कि बकरी का पालन ज्यादा किया है, बकरी, इसमें किसी एक विशेष प्रजाति को पाला जाता है, इसमें जो भी किसान होगा किसी एक विशेष प्रजाति को पालेगा, विशेष प्रजाति को। क्यों भाई, विशेष प्रजाति में जैसे मैंने कहा बकरी का पालन किया। अब बकरी पालन करने का क्या उद्देश्य है, तो बकरी पालन और भेड़ पालन रख लेता हूं इसी में, भेड़ पालन। भेड़ पालन क्यों किया, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो मांस उत्पादन होगा, दूसरा मांस उत्पादन के साथ साथ दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मांस उत्पादन के बाद दूसरा हो जाएगा ऊन उत्पादन। ठीक है, तो ये देखिएगा इस तरह से बकरी हो गया। इसके बाद मान लो भैंस पाल रखे हैं लोग, भैंस पाल रखे हैं तो डेयरी उद्योग के लिए उन्होंने पाला है ना। गाय पाल रखे हैं तो डेयरी उद्योग के लिए पाल रखा है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों को, जिन जीवों को पालेंगे उसकी विशेष एक प्रजाति को लगातार बहुसंख्या में उसको पाला जाता है, ये वाणिज्यिक पशुपालन हो जाता है। तो ये उद्योग भी आते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे वन आधारित उद्योग हो गया। वन आधारित उद्योग में देखिए, वन आधारित उद्योग में
वन आधारित उद्योग में देखिए, जैसे जंगल से विभिन्न प्रकार के, जंगलों से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लकड़ियों की तस्करी की जाती है, तस्करी की जाती है। अब ये मैं पूछना चाहूंगा क्यों करता है कोई तस्करी, क्यों करता है? तो बाबू मेरे इस तस्करी में जैसे चंदन हो गया, चंदन के पेड़ हो गए, चंदन हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, है ना। इन पेड़ों को क्या किया जाता, तस्करी के माध्यम से ले जाते थे, लेकिन उस पर रोक लग गई। और देखो पशुओं का भी, जैसे मैं पशुओं में अभी आपको बता रहा था, जैसे हाथी दांत होता है, उसका भी उद्योग में प्रयोग करते हैं, चमड़ा का उद्योग में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। अब लकड़ियों के मैं बात करूं तो मेन होता है इसका लुगदी उद्योग, और ये आपको कनाडा और रशिया में देखने को मिलेगा, कनाडा, रूस, चीन। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह लुगदी जो होता है ना, लुगदी उद्योग, इससे कागज बनाया जाता है, कागज, ठीक है। और इसी में देखिए आप बांस उद्योग को भी देख लीजिए, आप बांस उद्योग को, उसका भी विभिन्न प्रकार में उद्योग किया जाता, मतलब विभिन्न प्रकार उपयोग किया जाता है। तो लुगदी उद्योग जैसे कनाडा, अगर इसको आपको कोई कहे कि सर इसको मैप में थोड़ा सा दिखा दो आप मुझे, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको मैं मैप में आपको दिखाना चाहूंगा। दिखा दो मैप में, आ जाओ दिखाता हूं मैप में। एक मैप बनाता हूं मैं आपके लिए, एक मैप बनाता हूं। चलिए, अब ये आपका हो गया ये वाला क्षेत्र, ये कनाडा का जो ये क्षेत्र है, ये आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। कहां पे आता है? आर्कटिक वृत्त। मेरे प्यारे बच्चे, आर्कटिक वृत्त कितने में होता है? ये 66.5 होता है आर्कटिक वृत्त के। और यहां पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, ज्यादातर एक ही प्रजाति के होते हैं, एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं, एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, इसीलिए होते हैं, इसीलिए इनका दोहन आसानी से होता है, इनका दोहन आसानी से होता है। और यह याद रखना, और यह वाणिज्यिक वन के नाम से जाना जाता है, वाणिज्यिक वन के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। नोट करिएगा इसको, क्योंकि पता है इसका व्यापार में ही उपयोग सबसे ज्यादा होता है। वैसे विषुवत रेखा में सबसे ज्यादा प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रजातियां सब अलग अलग होती हैं। अब एक पेड़ को काटने के लिए इतने बड़े जंगल में कौन घुसेगा? पता चला एक दूसरी प्रजाति का है, एक दूसरी प्रजाति का है, एक दूसरी प्रजाति का है। हर जगह पर आपको अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलेंगे। एक ये चीड़ का है, तो एक सागौन का है, एक फला का, एक ढका का है। तो इस तरह में क्या होगा, अब आपको चीड़ चाहिए तो एक चीड़ यहां पर काटेंगे, फिर जंगल नष्ट करेंगे, फिर दूसरा चीड़ मिलेगा। तो इस तरह से उसका दोहन आसानी से नहीं हो पाता। और यहां पर एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इनका दोहन आसानी से हो जाता है। इसे वाणिज्यिक वन के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर एकदम? चलिए, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से आप रशिया में देखेंगे, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, वहां पर भी लुगदी उद्योग बहुत फेमस है। चाइना के क्षेत्र में आ जाएंगे, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक।
ओके, तो चलिएगा। अब ये रही बात, यहां तक मैंने आपके साथ बातचीत किया। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट कर करके मेरे दोस्तों कि हाँ ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई है ना? क्योंकि पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये सब मैपिंग वैपिंग करके बताता हूं। क्यों पता है? जब आप अपने एग्जाम में इस तरह से मैपिंग करके लिखेंगे या बताएंगे वहां पर, तो आपको चीजें आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और एग्जामिनर को भी आप आराम से समझ पाओगे या समझा पाओगे। समझ गए? तो चलिएगा बाबू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, और मैं फिर से आपके लिए बेहतर क्लास, इससे बेहतर क्लास लेके आऊंगा। और हाँ याद रखिएगा, हर मंडे को ये आपको क्लास होती है, और इसके बाद आपको बृहस्पतिवार को भी आपको ये क्लास मिलने वाली है 7 बजे से। तो याद रखिएगा वो लाइव सेशन होगा, आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मेरे मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपको निश्चित रूप से यहां से बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, क्योंकि विद्याकुल का मतलब है एक विश्वास, और ये इस विश्वास को हम बनाए रखने का भरसक प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, लिखते रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में किसी तरह कोई भी ढीला ढाली ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।